आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर उपग्रहों की गति। ठीक है। उपग्रहों की गति के अंतर्गत हम देखेंगे कि उपग्रह कितने समय में अपने ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं पिंड, उसे ही उपग्रह कहते हैं। कितने समय में चक्कर लगाते हैं, उनका परिक्रमण काल क्या होता है, उनको कितना वेग या चाल चाहिए चक्कर लगाने के लिए किसी ग्रह के चारों ओर। ठीक है। और पृथ्वी की सतह से गुरुत्वाकर्षण सतह से परत से बाहर फेंकने के लिए किसी वस्तु को कितने वेग की आवश्यकता होती है। ठीक है। या पलायन वेग कितने की आवश्यकता होती है, इन सब का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है। उपग्रह उपग्रह क्या होता है पहले देख लेते हैं। तो सौर मंडल में सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को ग्रह कहते हैं। ठीक है। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सन के चारों ओर, उसे ग्रह कहते हैं। ठीक है। और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक है ना। आप सभी जानते हैं पृथ्वी का उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। ठीक है ना। और कृत्रिम उपग्रह जो मानव निर्मित उपग्रह है वो क्या कहलाते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। कृत्रिम उपग्रहों की गति, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मानव निर्मित उन पिंडों को जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है। अब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना है, ये दीर्घ वृत्ताकार पथ में इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, परंतु इनको हम यदि कैलकुलेशन की दृष्टिकोण से देखें तो इसको हम लगभग वृत्ताकार मान लेते हैं। ठीक है। इन उपग्रहों को पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। सभी को पता है कि अभिकेंद्र बल चाहिए वृत्तीय गति करने के लिए। क्या चाहिए, अभिकेंद्र बल। वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है। हमारे भारत देश में बहुत सारे उपग्रह कहाँ भेजे गए हैं, पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, बहुत सारे उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है, जिनमें रोहिणी है, ठीक है, भास्कर 2 है, ऐसे इनसेट है, ऐसे बहुत सारे उपग्रह हैं। ठीक है। इन उपग्रहों का कार्य क्या है, कृत्रिम उपग्रह के उपयोग क्या है, तो दूरदर्शन व रेडियो सिग्नलों के संचार के लिए। ठीक है। वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए। ठीक है। मौसम के पूर्वानुमान के लिए उपग्रह भेजे जाते हैं, कृत्रिम उपग्रह। कोई उल्का पिंड हमारे पृथ्वी सतह को क्षतिग्रस्त तो नहीं करने वाला है, इसका अध्ययन करने के लिए। ठीक है। मानव की अंतरिक्ष उड़ान व दूसरे ग्रहों पर पहुंचने का कार्यक्रम बनाने के लिए, युद्ध काल में जासूसी करने के लिए। तो बहुत सारे उपयोग हैं कृत्रिम उपग्रह के। ठीक है। इन उपग्रहों की कक्षीय चाल और परिक्रमण काल का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। कितना होना चाहिए उनकी चाल, किसी कक्षा में गति करने के लिए उनका चाल कितना होना चाहिए, और वे कितने समय में एक चक्र पूर्ण करते हैं, तो इन सब का अध्ययन अभी हम करेंगे। किसी उपग्रह को किसी कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल को उस उपग्रह की कक्षीय चाल कहते हैं। ठीक है। इस कक्षा में स्थापित करना है तो कितना होना चाहिए कक्षीय चाल, उससे बड़ी वाली कक्षा में हमको विस्थापित करना है, स्थापित करना है तो कितना होना चाहिए कक्षीय चाल। इस प्रकार छोटी कक्षा में स्थापित करना है तो कक्षीय चाल कितना होना चाहिए, इसका अध्ययन हम करेंगे। ठीक है। तो माना कि m द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी की सतह से h दूरी पर वृत्तीय कक्षा में कक्षीय चाल v से गति कर रहा है। ठीक है। हमने क्या मान के चला कि v है उसकी कक्षीय चाल। अब पृथ्वी का द्रव्यमान m है। ठीक है। माना कि पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह की दूरी r है। ठीक है। ये पृथ्वी है, उसका केंद्र से उपग्रह m द्रव्यमान के उपग्रह की दूरी कितनी है, r है, ये पूरी दूरी। ठीक है। और पृथ्वी की सतह से कितनी दूरी पर है, h दूरी पर है। ये क्या है, कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है। वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल उस पिंड के लिए निकाल लेते हैं, कृत्रिम उपग्रह के लिए, तो mv²/r होगा। ठीक है। ये अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होगा उसे, तो ये प्राप्त होगा पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल से। तो न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण नियम से सूत्र क्या होता है,
F इज इक्वल टू G इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। m1 मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M, m2 मतलब कृत्रिम उपग्रह का द्रव्यमान स्मॉल m, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है, ठीक, अपॉन r का स्क्वायर हो गया। ठीक है, उपग्रह के नियत कक्षा में रहने पर ये दोनों बल क्या होंगे, समान होंगे, संतुलित करेंगे। ठीक है, तो mv² अपॉन r बराबर हो गया Gmm अपॉन r स्क्वायर को अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलेगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल से मिलेगा। तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल लिए, तो v² बराबर आ गया g, m से m कैंसिल हो गया, gm अपॉन r, एक r से r कैंसिल हो गया। ठीक है, तो v बराबर आ गया √gm अपॉन r। ठीक है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R ले लिए हम, पृथ्वी की त्रिज्या को कैपिटल R, पृथ्वी की सतह से उपग्रह की ऊंचाई को स्मॉल h, इस सतह से ऊंचाई को स्मॉल h, तो स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, r प्लस एच। तो स्मॉल r बराबर मैंने क्या ले लिया, r प्लस एच। ठीक है, अब एक और सूत्र जानते हैं हम गुरुत्वीय त्वरण का, Gm अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, या Gr² बराबर क्या हो जाएगा, Gm। ठीक है, तो Gm का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, Gm की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, क्या रखेंगे, Gr², तो यहाँ रख दिया मैंने ऊपर Gr² और नीचे में क्या है, नीचे में है r प्लस एच। ठीक है, r² है मतलब वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, r बाहर आ गया, क्या बचा, √g अपॉन r प्लस एच। ठीक है, स्पष्ट है कि इस सूत्र से हमको क्या पता चल रहा है, किसी उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रही है। ठीक है, अपितु पृथ्वी की सतह से उसकी दूरी पर निर्भर कर रही है, पृथ्वी की सतह से उसकी दूरी पर, ऊंचाई h पर निर्भर कर रहा है कि नहीं। ठीक है, उपग्रह की कक्षा की ऊंचाई बढ़ने से कक्षीय वेग घटता है। जितनी ऊंचाई पर हम भेजेंगे उपग्रह को, देखो h नीचे में है तो कक्षीय वेग क्या होगा, कम होगा, उसकी कक्षीय चाल क्या होगी, कम होते जाएगी, जितना पास में रहेगा उतना अधिक उसका कक्षीय चाल रहेगा। ठीक है, कहाँ से पता चला, तो v बराबर r√g अपॉन r प्लस एच है, नीचे में है क्या, डिवाइड में, तो h का मान जितना बढ़ते जाएगा v का मान उतना कम होते जाएगा। ठीक है, अधिक त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल कम होती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ा कक्षीय चाल कम हो गया, और जैसे जैसे दूरी कम हुआ, कम त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल अधिक होती है। ठीक है, यदि हम पृथ्वी की सतह के निकट ले लें, ठीक है, मतलब स्मॉल h बहुत कम हो जाएगा, r कितना है भाई, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, लगभग 64,000 किलोमीटर, तो ऊंचाई h इससे बहुत कम है। ठीक है, हमने ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं भेजना है उपग्रह को, तो h इज लेस देन r ले लिए, तो r प्लस एच की जगह मैं क्या ले सकती हूँ, r ले सकती हूँ। यदि 64,000 में स्मॉल h जो है बहुत कम है, नगण्य वैल्यू है, कुछ जोड़ेंगे तो वो क्या हो गया, लगभग r के बराबर मान लिए, तो v बराबर आ गया हमारे पास r इंटू √g अपॉन r। ठीक है, h को हटा दिए, g अपॉन r बस बचा। ठीक है, अब क्या, ये नगण्य मान लिए ना ऊंचाई को, तो v बराबर क्या आ जाएगा, √g इंटू r, कैसे आया, तो यहाँ देखिए इस r को यदि मैं अंदर लेके जाना चाहूँ तो क्या लिखूंगी, r², तो r² लिख दिया मैंने, तो √g इंटू r² अपॉन r हो गया, r से r कैंसल, क्या बचा, √gr, इसलिए क्या बचा, √gr। यही अभिष्ट सूत्र है किसका, कक्षीय वेग का। यहाँ से g का वैल्यू हम जानते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का 9.8 होता है, पृथ्वी की त्रिज्या हम जानते हैं इतना होता है। ठीक है, यदि इसको निकालें तो v का मान कितना आएगा, 8 किलोमीटर पर सेकेंड लगभग। ठीक है, एक सेकंड में 8 किलोमीटर दूरी तय करना चाहिए,
कहाँ है? पृथ्वी की सतह के पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये पृथ्वी की सतह है, उससे थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। जो पास की कक्षा में यदि हमको विस्थापित करना है किसी उपग्रह को, तो उसका कक्षीय वेग कितना होना चाहिए भाई? 8 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, यही अभिष्ट सूत्र है। अब देखते हैं परिक्रमण काल। ठीक है, तो कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने के लिए जितना काल मतलब समय, तो एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगेगा उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। कि यदि किसी उपग्रह का परिक्रमण काल टी वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या स्मॉल आर हो तो, ठीक है, वृत्ताकार पथ में गति कर रहे हैं, उसकी त्रिज्या क्या ले लिए? स्मॉल आर ले लिए। तो हम जानते हैं वेग बराबर होता है दूरी बट्टे समय। ठीक है, और वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है मतलब कितनी दूरी होगी जी भाई? उसकी परिधि जितनी, परिधि कितनी है? 2πr, इसलिए 2πr दूरी को लिखे हैं और समय को क्या लिखे हैं? कैपिटल टी। तो यहाँ से टी का वैल्यू निकाल लो, 2πr डिवाइडेड बाई वी हो गया। ठीक है, स्मॉल आर मतलब आर प्लस एच। ठीक है, ये वो कक्षा है जहाँ कृत्रिम उपग्रह जो है परिक्रमा कर रही है। ये पृथ्वी का केंद्र है, उसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर, और पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी है? स्मॉल एच। ये पूरा है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर बराबर लिख सकते हैं ना, आर प्लस एच। ठीक है, कैपिटल आर प्लस एच लिख दिए। ये पूरा दूरी आर है और ये किससे मिलकर बना है? आर और प्लस एच से। ठीक है, तो v बराबर आ गया हमारे पास अभी निकाले हैं हम सूत्र, v बराबर r इंटू रूट ओवर जी अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ से t बराबर आ गया 2πr डिवाइडेड बाई v। तो r का वैल्यू क्या रख दिए? r प्लस एच। v का वैल्यू क्या रख दिए? r अपॉन r इंटू रूट ओवर जी अपॉन आर प्लस एच। ये वाला टर्म ऊपर चला गया, यहाँ मैंने सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है ना, 2πr प्लस एच डिवाइडेड बाई आर एज इट इज़ रहा, ये ऊपर चला जाएगा, आर प्लस एच डिवाइडेड बाई जी रूट ओवर में। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? वर्गमूल आर प्लस एच का होल स्क्वायर। वर्ग से वर्ग कट जाएगा, वर्गमूल तो आर प्लस एच ही आएगा ना। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आर प्लस एच का होल क्यूब आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई जी। तो हमारे पास आ गया t इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाई आर रूट ओवर आर प्लस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, उपग्रह का परिक्रमण काल भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, अपितु पृथ्वी की सतह से उसकी दूरी पर निर्भर कर रहा है। देखो, अधिक त्रिज्या वाले वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल अधिक होता है। ठीक है, जो ज़्यादा दूर में पृथ्वी की सतह से ज़्यादा दूर में गति कर रहा है उसको ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, तो भाई उसको पूरा करने में ज़्यादा समय भी लगेगा। ठीक है, जो पास में है उसका वेग अधिक है तो उसको और कम दूरी भी तय करना है, तो वो जल्दी तय कर लेगा, एक चक्कर आसानी से पूरा कर लेगा, इसलिए उसका परिक्रमण काल कम होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है ये। पुनः केस ले लेते हैं, यदि h इज लेस देन r हो तो h को क्या कर दिए हम? नेगलेक्ट कर दिए, तो ये बच जाएगा आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, ये अंदर आके आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आर से आर कैंसल हो गया, एक आर बस बचेगा, 2π अपॉन रूट ओवर आर प्लस आर अपॉन जी बचा। ठीक है, t इज इक्वल टू हमारे पास सूत्र आ गया 2π रूट ओवर आर अपॉन जी। ठीक है, आर का वैल्यू हम सभी जानते हैं, ये मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, जी का वैल्यू भी मीटर पर सेकंड में मान रख दीजिए। 2π का वैल्यू 3.14 होता है, सभी को पता है। ठीक है, तो हमारे पास आता है परिक्रमण काल का सूत्र 5067 सेकेंड या 84.4 मिनट लगभग। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह से जो कम ऊंचाई पर है या निकट है उन उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? 84.4 मिनट होता है।
पृथ्वी का पूरा चक्कर वो कितने मिनट में लगा लेते हैं? 84.4 मिनट में। ठीक है, अब देखते हैं पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। पलायन मतलब उस स्थान को छोड़कर चले जाना, यही समझते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई वस्तु जो है हम जब ऊपर फेंकते हैं पृथ्वी की सतह से, तो वो क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आ जाती है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। परंतु यदि हम गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर फेंकना चाहें किसी वस्तु को, ठीक है, तो हमको एक जिस वेग की ज़रूरत है उसे कहते हैं पलायन वेग। ठीक है, यदि किसी वस्तु को हम पलायन वेग से फेंकें, पलायन कर जाए, पृथ्वी की सतह पर दोबारा वापस ना आए, ठीक है, या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में दोबारा ना आए, वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए, तो उस न्यूनतम वेग को क्या कहते हैं? पलायन वेग। ठीक है, पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, पृथ्वी पर वापस नहीं आता। ठीक है, यह तभी संभव है जब वस्तु आकाश के ऐसे स्थान पर पहुंच जाए जहां जी का मान 0 हो, गुरुत्वीय त्वरण 0 हो। ठीक है, अब देखते हैं पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के लिए पलायन वेग क्रमशः पृथ्वी के लिए है 11.2, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड, और चंद्रमा के लिए 2.4 है, और सूर्य के लिए है 618 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये याद रखने योग्य बातें हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी पिंड को पलायन वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य के बराबर होती है। किसी पिंड को हमको बाहर फेंकना है, मतलब गुरुत्वीय बल जो लगा रहे हैं उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अब पिंड गति कर रहा है, मतलब उसमें गतिज ऊर्जा भी होगी, तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है, तो निकालते हैं अब फॉर्मूला पलायन वेग का, बहुत ही आसान है। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम ले लिया है, त्रिज्या स्मॉल आर ले लिए, किसी क्षण एम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी के केंद्र से एक्स दूरी पर है। पृथ्वी के केंद्र से एम द्रव्यमान का पिंड कितनी दूरी पर है? एक्स दूरी पर है। ठीक है ना, पृथ्वी द्वारा एम द्रव्यमान के पिंड पर आरोपित बल हम सभी जानते हैं, F = G इंटू कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इस गुरुत्वीय बल के विरुद्ध पिंड को dx अल्प दूरी, ठीक है, पहले अल्प दूरी का ले लेते हैं, dx दूरी में विस्थापित करने में किया गया कार्य बराबर बल गुणित दूरी, तो F इंटू डी एक्स, एफ का मान Gmm/x² इंटू डी एक्स हो गया। हमको फेंकना कहाँ है? पिंड को पृथ्वी की सतह से कहाँ फेंकना है जी? अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कुल कार्य। ठीक है, बहुत अधिक दूरी पर फेंकना है, इसलिए उसको हमने क्या ले लिया? अनंत दूरी ले लिए हैं। ठीक है, तो हम संपूर्ण दूरी को क्या करेंगे? इंटीग्रेशन से दर्शा देते हैं। ठीक है, तो किया गया कार्य, कुल कार्य बराबर इंटीग्रेशन पृथ्वी की सतह से, मतलब उसकी त्रिज्या आर से, हमको कहाँ फेंकना है? अनंत दूरी तक, तो आर से इन्फिनिटी तक हमको कितना कार्य करना पड़ेगा उसको निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन कर दिए आर से इन्फिनिटी तक, एफ इंटू डी एक्स, एफ का मान रख दीजिए Gmm/x²। ठीक है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो Gmm कांस्टेंट है, 1/x² वेरिएबल है, इसका होगा समाकलन, तो ये ऊपर चला जाएगा, x की पावर -1 dx हो जाएगा। ठीक है ना, अब सॉरी -2 ऊपर जाएगा तो -2, इसका समाकलन करेंगे तो कितना आएगा? x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। ठीक है, आर से इन्फिनिटी तक, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 आया है क्या? देखो तो। ठीक है, R to इन्फिनिटी,
अब ये माइनस माइनस में है, घात धनात्मक कर दिए नीचे लाके, ये माइनस को बाहर लेके चले गए। पहले अपर लिमिट इन्फिनिटी रखते हैं, 1/∞ माइनस, बीच में माइनस का साइन आता है, 1/r। ठीक है, तो हमारे पास आ गया GMM/r, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाला टर्म तो ज़ीरो हो गया, 1/∞ मतलब ज़ीरो। ठीक है, यदि पिंड का पलायन वेग v हो तो, ठीक है, अब पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का सूत्र हमको पता है, 1/2 mv²। ये किसके बराबर होगी? किए गए कार्य के बराबर होगी। तो दोनों को बराबर कर लेते हैं। कार्य अभी हम लोगों ने निकाला है, यहाँ से v का मान निकाल लेते हैं। तो v² बराबर आएगा 2 पर चला गया GM/r, m से m कैंसिल हो गया, तो v बराबर √ओवर GM/r। g बराबर हम सभी जानते हैं GM/r² होता है, तो GM का वैल्यू निकाल दो तो GR² हो गया। इसका कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो v बराबर आ गया √ओवर 2GR², ठीक है, डिवाइडेड बाई r से r कैंसल, तो कितना आ गया, v बराबर √ओवर 2GR। यही पलायन वेग का अभिष्ट सूत्र है। पलायन वेग फेंके जाने वाले पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, उसके फेंके जाने की दिशा अर्थात प्रक्षेपण कोण पर भी निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये सूत्र से ही पता चल रहा है हमको। तो अब निकालते हैं कि कितना होगा। तो g का मान सभी जानते हैं और r का मान जानते हैं हम, तो रख दीजिए। 2 × g का मान 9.8 और r का मान 6.38 × 10⁶ मीटर/सेकेंड। तो इससे आ गया 11.2 × 10⁻³ मीटर/सेकेंड या 11.2 किलोमीटर/सेकेंड। ठीक है, चंद्रमा तल के लिए 2.4। वहाँ गुरुत्वीय त्वरण 1/6 गुना होता है, हमारे पृथ्वी के गुरुत्व से कम होता है वहाँ। ठीक है, तो उसका पलायन वेग भी कम होगा, 2.4 किलोमीटर/सेकेंड। ठीक है, कक्षीय चाल और पलायन वेग में क्या रिलेशन है? तो कक्षीय चाल का सूत्र क्या होता है? पलायन वेग का सूत्र होता है √ओवर 2GR और कक्षीय चाल का v0 बराबर √ओवर GR। ठीक है, दोनों का अनुपात निकालते हैं तो GR √ओवर GR कैंसिल, √2 बचेगा। तो पलायन वेग कक्षीय चाल का √2 गुना होता है। ठीक है, इससे ये पता चल गया हमको। ठीक, हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल होना और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होना, इसका भी एक कारण है। इसका कारण है पलायन वेग। पृथ्वी पर जो भी गैसें उपस्थित है, ठीक है, उनको यदि कोई ताप दिया जाए और उससे उनके अणु क्या होंगे, किसी वेग से गतिशील होंगे, तो जो प्राप्त वेग है वो पृथ्वी के पलायन वेग से कम होता है। इसीलिए जो है गैसें जो हैं पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़कर नहीं जा पाती और हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है। परंतु चंद्रमा का वायुमंडल पलायन वेग क्या होता है, बहुत ही कम, 2.4 किलोमीटर/सेकेंड। तो ये सभी गैसों के अणुओं का माध्य तापीय वेग से अधिक होता है। ठीक है, इन गैसों के अणुओं का वेग इनसे अधिक होता है, तो इसीलिए गैस जो है चंद्रमा पर नहीं ठहर पाती, वहाँ से पलायन कर जाते हैं, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये पलायन वेग का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ठीक है।